ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फूड बॉर्न हेलमिनथिस। क्लियर? तो देखिए फूड बॉर्न हेलमिनथिस क्या होते हैं। फूड बॉर्न हेलमिनथिस की अगर हम बात करें तो फूड बॉर्न जो हेलमिनथिस हैं वो मेनली दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के फूड बॉर्न हेलमिनथिस पाए जाते हैं? दो प्रकार के फूड बॉर्न हेलमिनथिस पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से? पहला है टेनिया सोलियम, दूसरा है टेनिया सेजिनेटा। जो टेनिया सोलियम है वो पॉर्क में फाउंड होता है। मींस जो पिग या जो सुअर है उसके पॉर्क जिसे हम बोलते हैं, सुअर का जो मांस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉर्क। तो पॉर्क में किस प्रकार का फूड बॉर्न हेलमिनथिस प्रेजेंट होता है? टेनिया सोलियम। क्लियर? याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है कि इन द pork which types of foodborne helminths is present। तो किस प्रकार का जो फूडबॉर्न हेलमिनथिस है जो प्रेजेंट होता है पॉर्क के अंदर? टेनिया सोलियम। इसी प्रकार से जो कैटल होते हैं, है ना, कैटल जो पशु होते हैं उनके जो उनमें जो प्रेजेंट होता है वो होता है टेनिया सेजिनेटा। कौन होता है? टेनिया सेजिनेटा। इतना क्लियर हुआ? ये सब पॉर्क क्या होता है? पॉर्क होता है जो सुअर होता है ना, सुअर, पिग। पिग का जो मांस है ना, पिग का जो फ्लैश है उसको हम पॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। ओके, चलिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एक्स और कैटल यानी क्या होता है? कैटल मीन्स होता है पशु, है ना, गाय भैंस बकरी। ओके, हेलो, क्लियर हुआ? हाँ सर, ओके। चलिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है फूडबॉर्न हेलमिनथिस का? तो देखिए एग्स और सेगमेंट्स पास आउट विथ फीसिस टू द ग्राउंड। और जो एग्स होते हैं वो किस में पास आउट होते हैं, किसके थ्रू बाहर निकलते हैं? ये पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या रहता है इनका? फीसिस। ओके, एंड दे लिव हियर फॉर मंथ्स और ईयर्स टिल इंजेस्टेड बाय कैटल और पिग्स व्हाइल ग्रेजिंग। जब जो पशु होते हैं जो चरते हैं खेत में, देखा है चरने का मीन जब वो घूम घूम कर खेतों में आसपास की जगहों पर जाते हैं और घूम घूम के खाते हैं कि नहीं, घास वगैरह, पेड़ पौधे, पत्तियां। हेलो, हाँ। तो ये जो एग्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? फीसिस में। और ये कई महीनों से लेकर कई साल तक प्रेजेंट रहते हैं। और जो कैटल्स हैं, पशु हैं, और जो पिग हैं, ये क्या करते हैं? जब ग्रेजिंग करते हैं तो उसके साथ इनको भी इंजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं, या मोड ऑफ पोर्टल क्या है? मुंह के थ्रू अंदर ये चले जाते हैं। क्लियर? When ingested in raw or uncooked meat, this form infects human। और अगर बिना कुक्ड किया, अनकुक्ड जो मीट है ना, उसको अगर ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, कि मनुष्यों के द्वारा अगर खाया जाता है ऐसा मीट जो सही से बना नहीं है, पका नहीं है, तो उसके द्वारा भी ये क्या होते हैं? ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं, ह्यूमन के अंदर भी चले जाते हैं। क्लियर? The embryo related after ingestion gets transformed into cysticerus। और जो एम्ब्रॉय थे, जो एग थे, वो जैसे ही अंदर चले गए, इंजेस्ट कर लिया, उनको खा लिया, और वो अंदर जाके किस में बदल जाएंगे? ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिस्टिसिरस। किस में पहुंच जाते हैं ये? हेलो, सिस्टिसिरस। ओके, वो आपसे पूछ सकता है कि ह्यूमंस के अंदर जो फूडबॉर्न हेलमिनथिस हैं वो किस प्रकार से ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, किस प्रकार से उनके अंदर इंजेस्ट चले जाते हैं। ऑप्शन ए
सर ये सिस्टिसिरस का मतलब क्या होता है? सिस्टिसिरस का मीन्स होता है जो एग्स है अब वो मेच्योर हो जाएंगे, है ना। अब वो क्या करेंगे, खुद सेल्फ मेच्योर हो जाएंगे और डिजीज प्रोड्यूस करने लगेंगे। क्लियर। जब वो एग की अवस्था में रहते हैं, एम्ब्रॉय की अवस्था में रहते हैं, हेलो, जो एम्ब्रियो या फिर जो एग रहते हैं वो जब तक मेच्योर नहीं होंगे तब तक वो क्या बीमारी प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हम उन एम्ब्रियो को या फिर वो जो एग्स है उनको जैसे ही इंजेस्ट किया जाता है वो अंदर चले जाते हैं, फिर वो मेच्योर होने लगते हैं। मेच्योर होके वो एम्ब्रियो या एग से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिस्टिसिरस में, और फिर वो क्या कर सकते हैं, फूड बॉर्न हेलमिंथिस अब क्या कर सकते हैं, डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर। हेलो, क्लियर हुआ इतना? ओके चलिए, अब हम बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो क्या रहेगा, विजिबल इन पास ऑफ स्टूल, किसमें विजिबल होंगे, वो जो एग्स हैं वो एम्ब्रियोज हैं वो किसमें दिखेंगे हमें, जो हम स्टूल पास करेंगे उस स्टूल में, उस फीसिस में, उसके जो उसमें देखा जाए तो उसमें ये विजिबल होंगे, सो होंगे, देखेंगे, है ना, छोटे छोटे। इसके अलावा वैग्यू एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द हो सकता है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन का डिस्टेंशन हो सकता है, डिस्टेंशन मीन्स पेट का फूलना। क्लियर। नोजिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, लॉस ऑफ वेट हो सकता है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं किसके, फूड बॉर्न हेलमिंथिस के। क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हुआ क्या सभी को? अच्छा, किसी स्टूडेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो? सभी को वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर। ओके चलिए, ठीक है। तो ये कुछ साइनेंस, हाँ हाँ बोलिए। क्वेश्चन था सेकेंडरी ऑस्ट्रोपीनियस। हाँ, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट करें त्यागी जी, अभी हम जब पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे फिर इससे क्वेश्चन पूछूंगा मैं बना के ना। ठीक है सर। ओके चलिए, यहां तक साइन एंड सिम्टम्स तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए, फॉर पोर्क टैप बॉर्न, स्पीकर म्यूट कर ले जिसका थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। चलिए, फॉर पोर्क टैप बॉर्न देखें तो क्या है, ऑल दी एबव सिस्टिसेरकोसिस ऑफ ब्रेन में present with seizures, increased intracranial pressure, hydrocephalus and chronic meningitis। जो टैपवॉर्म रहता है पोर्क के अंदर जो पाया जाता है, ऑल दी एबव जो है, दोनों टाइप के जो हमने पढ़े हैं, फाउंड इन प्रोक्टेनिया सोलियम जो है, वो जो सिस्टिसेरकोसिस है, तो वो सिस्टिसेरस जो बन गया था, जो एम्ब्रियो था जो मेच्योर होकर सिस्टिसेरस बन गया था, अगर वो ब्रेन में पहुंच जाता है ना, रीच टू द ब्रेन, तो ब्रेन में पहुंचकर वो किस प्रकार के सिम्टम्स शो करा सकता है, पेशेंट को क्या क्या हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं, आईसीपी बढ़ सकता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ सकता है, हाइड्रोसिफेलस हो सकता है उसे, और क्रॉनिक मेनिंजाइटिस की कंडीशन भी हो सकती है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स याद रखें, अगर सिस्टिसेरस से अगर वो ब्रेन तक रीच हो जाता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो किस प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स शो हो सकते हैं वहां, एक बार रिपीट करें कोई। सीजर, हाँ, आईसीपी बढ़ जाएगा, हाँ, हाइड्रोसेफलस, हाँ, क्रॉनिक मेनिंजाइटिस। क्रॉनिक मेनिंजाइटिस, इसको याद रखें, ये सिम्टम्स पूछ सकता है, एक्सेप्ट करिए, वो आपसे पूछेगा कि इफ सिस्टिसेरस रीच टू द ब्रेन विच साइन एंड सिम्टम्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा साइन एंड सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड आईसीपी, ऑप्शन बी हाइड्रोसिपेलस, ऑप्शन सी क्रॉनिक मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। ठीक, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ट्रीटमेंट क्या है इसका।
ट्रीटमेंट है प्राजिक्वेंटिल सिंगल डोज ओरली देंगे 5 to 10 mg पर केजी बॉडी वेट इज प्रेफर्ड। जो फूड बॉर्न हेलमिंटिस है जो उसके लिए ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, कौन सी ड्रग्स देते हैं? प्राजिक्वेंटिल क्या देते हैं? प्राजिक्वेंटिल देते हैं। इसका रूट क्या रहता है? ओरल रूट रहता है से, ठीक है। और इसका डोज कितना रहता है? 5 to 10 mg per kg body weight. 5 to 10 kg 5 to 10 mg पर केजी बॉडी वेट। क्लियर इतना? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? सिस्टोसिरकोसिस सर। हाँ हाँ बताओ बताओ। सिस्टोसिरकोसिस का मीन सिस्टिसिरकोसिस का मीन्स है जो ये जो एम्ब्रियो थे जो ऊपर हमने पढ़ा था, क्या जो ये एम्ब्रियो है जब इसको हम इंजेस्ट कर लेते हैं तो इंजेस्ट के बाद ये किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है? सिस्टिसिरकस में। किस में हो जाता है? सिस्टोसिरकोसिस। अब ये सिस्टिसिरकस कहाँ पहुंच गया? अगर किस जगह पहुंच जाएगा ये हमारे ब्रेन में पहुंच जाएगा तो ये ब्रेन में पहुंचकर जो सिस्टिसिरकोसिस कर देगा। क्या कर देगा? कॉज सिस्टिसिरकोसिस। जैसे हमने बागोसिस है ना और बिसेनोसिस, ये उसमें ऑक्यूपेशनल डिजीज में बीमारी पड़ी थी कि नहीं, है ना? इसी प्रकार से जो सिस्टिसिरस है अगर वो ब्रेन में पहुंच जाएगा तो क्या कॉज करेगा? सिस्टिसिरकोसिस कॉज करेगा। उसके कारण कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे? सीजर्स, इंक्रीज्ड आईसीपी, हाइड्रोसिपेलस और क्रॉनिक मेनिंजाइटिस जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? ओके सर। ओके ठीक। सोडियम है ना? हाँ हाँ बोलो। सोडियम वार्म और ग्राउंड वार्म वैसा ही है कुछ अलग? हाँ हाँ उसी प्रकार का रहते हैं ये टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा। जैसे हुकवॉर्म, टैपवॉर्म, ग्राउंड वॉर्म पढ़े थे हमने अभी। उन्हीं हाँ उन्हीं वॉर्म की एक डिसीज है ना? ओके चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं रेबीज। क्या पढ़ने वाले हैं? रेबीज से पहले अब मैं कुछ पूछूं, बताओगे? ओके टेनिया जो पॉर्क में जो बॉर्न डिसीज पाई जाती है, देखिए पहले मैं आपको वही पेज खोल देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से आंसर दे पाओ। ठीक। Which foodborne helminth is found in pork? Which foodborne helminth is found in pork? बताइए। टीनिया सोलियम। और in the which foodborne helminth is found in cattles? Taenia saginata. Okay. How many types of foodborne helminths? Option A Taenia solium, option B Taenia saginata, option C both or option D none of these. Both. Okay. Options next question है when the food, अरे स्पीकर म्यूट कर लो, ये किसी के में साउंड आ रही है ना। The foodborne helminth the embryo, when the embryo ingested to the host, the embryo transformed in which form? Option A embryo to egg, option B embryo to colonization, option C embryo to bacteria, option D embryo transform to cysticerus.
तो एम्ब्रियो किसमें ट्रांसफर हो जाता है? इंजेस्ट करने के बाद, होस्ट की बॉडी में जाने के बाद सिस्टिसिरस में। ठीक, व्हेन द सिस्टिसिरस रीच टू द ह्यूमन ब्रेन दैट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बागोसिस, ऑप्शन बी बिसेनोसिस, ऑप्शन डी सिडेरोसिस, ऑप्शन डी सिस्टेसिरिकोसिस। सिस्टेसिरिकोसिस। क्लियर हुआ? ओके। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉर्ड वॉन हेलमिंटिस? या फिर वो ऐसे ही पूछता है, इन विच ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फूड वॉन हेलमिंटिस? ऑप्शन ए प्राइमाक्विन, ऑप्शन बी क्लोरोक्विन, ऑप्शन सी प्रांजिक्विंटल, ऑप्शन डी डोपामिन प्राजिक्विंटल। ओके, द सिंगल डोज ऑफ प्राजिक्विंटल शुड बी, कितना होना चाहिए? 5 to 10 mg पर केजी बॉडी वेट, 10 to 20 mg पर केजी बॉडी वेट, 5 to 15 mg पर केजी बॉडी वेट, या 15 mg पर केजी बॉडी वेट? 5 to 10 mg पर केजी बॉडी वेट। क्लियर हुआ इतना? ओके, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं रेबीज के बारे में। ठीक, चलिए रेबीज। क्वेश्चन और कर। हाँ, सेकेंडरी होस्ट ऑफ टेनिया सोलियम। हाँ, सेकेंडरी होस्ट ऑफ टेनिया सोलियम। ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बफेलो, मैन, पिग और गॉट। बफेलो, मैन, पिग और गॉट। गॉट। तो पहला तो पॉर्क था, दूसरा कैटल था। ठीक, ह्यूमन सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी होगा, पहले उनसे उनको ट्रांसफर होगा, सही है ना? क्योंकि प्राइमरी में तो कैटल और पिग आ ही जाएगा। ठीक है। ओके, चलिए रेबीज की बात करते हैं, हम रेबीज के बारे में पढ़ते हैं। तो रेबीज is an acute viral disease which cause encephalomyelitis in virtually all the warm-blooded animals including man। तो रेबीज जो है वो किस प्रकार की डिजीज है? बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल? वायरल। जो रेबीज होता है वो किस वायरस के कारण होता है, कोई बताएगा? लीसा वायरस। कौन सा वायरस है? लीसा वायरस, याद रखना है ना। ठीक है, और ये कॉजेस क्या करता है? एनसेफेलोमाइलाइटिस कॉज करता है वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स है, जैसे कि ह्यूमन कैसा है? वार्म ब्लडेड एनिमल ही तो है, या कोल्ड ब्लडेड एनिमल है? वार्म ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, अब द कॉजेटिव एजेंट इज आरएनए वायरस विच इज बुलेट शेप्ड, राउंड एंड वन एंड फ्लैट एंड द अदर्स आर। तो जो रेबीज वायरस है वो लीसा वायरस के कारण होता है। लीसा वायरस किस प्रकार का वायरस है? डीएनए वायरस या आरएनए वायरस? एड्स वायरस किस प्रकार का वायरस है? आरएनए। कोविड-19 किस प्रकार का वायरस है? आरएनए। क्लियर हुआ? और ये किस शेप में होता है? रेबीज वायरस का जो रहता है वो किस शेप में मिलता है हमें? बुलेट शेप में मिलता है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है, क्वेश्चन पेपरों में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। राउंड एट वन एंड एंड फ्लैट एट द अदर, इट इज फाउंड इन डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। और ये किसमें फाउंड होता है, किसमें मिलता है देखने को हमें, किसमें पाया जाता है? वाइल्ड और जो डोमेस्टिक जो एनिमल्स है, घर के जो पालतू एनिमल्स हैं, और जो बाहर के जंगली जो एनिमल्स हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। ठीक है,
It is transmitted to other animals and to humans through close contact with their saliva. और ये किसके द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है? ह्यूमन टू ह्यूमन, सलाइवा के द्वारा। जैसे कि अगर कोई भी एनिमल है जिसने बाइट कर लिया है, स्क्रेचेस आ गए हैं, लीस और ब्रोकन स्किन हो गई है, म्यूकस मेम्ब्रेन ब्रोकन हुई है, तब इस टाइम पर वहां रेबीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक, माइक ऑफ करवा दीजिए। क्या? हाँ, ये माइक बंद कर लें सभी, आवाज आ रही है। माइक बंद कर लें सभी। ओके, क्लियर। चलिए, it is present in the saliva of the dogs for 2 to 3 days before the appearance of clinical features. और ये जो डॉग्स होते हैं उनकी सलाइवा में 2 से 3 दिन पहले पाए जाते हैं, जब उसके बाद उनमें क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलने लगते हैं। किसके अंदर? डॉग्स के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट, इट रिमेन्स इन द सलाइवा टिल द एनिमल डाइज। और ये कब तक उनकी सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं? जब तक कि वो मर नहीं जाते। टिल द डेथ, डेथ तक उनकी सलाइवा में ये रेबीज वायरस जो प्रेजेंट होता है। क्लियर? and death usually occurs within 1 week of onset of clinical manifestation. और कभी कभी जैसे ही कोई एनिमल्स है वो किसी को काट लेता है तो एनिमल्स की भी डेथ हो जाती है ड्यू टू रेबीज वायरस। क्लियर? 1 वीक, या फिर जिसको हम बोलते हैं, अगर कोई भी कुत्ता अगर किसी को काट लेता है, किसी पर्सन को, तो हमें उस डॉग को कितने दिन तक ऑब्जर्व करके रखना होता है? 10 days। वेरी गुड गुप्ता जी। 10 दिन तक हमें उसे क्या करना होता है? ऑब्जर्व करके रखना होता है, उसे देखना होता है। ठीक है, कि उसे कहीं वो तो। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर कोई डॉग बाइट का केस आपके पास आता है तो आप उसे किन किन चीजों के बारे में बताएंगे? चलिए, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। when the firstly a person come to your clinic and say he was bitten by the dog late night, what is the first priority of the physician या फिर एज अ CHO? क्या आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी? ऑप्शन ए, आप उससे अच्छे से बात करेंगे, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री अच्छे से पूरी लेंगे। ऑप्शन बी, आप उसको बैंडेज करेंगे, उसकी पट्टी करेंगे। ऑप्शन सी, आप उसे जो घाव है उसको वॉश करने के लिए बोलेंगे 15 to 20 मिनट्स विद रनिंग वाटर। ऑप्शन सी, या फिर आप उसे दवाई देकर पट्टी कर घर भेज देंगे। रनिंग वाटर से 15 से 20 मिनट वॉश करेंगे, वॉश कराएंगे, अच्छे से धुलवाएंगे। उसके बावजूद फिर हम क्या करेंगे? क्या उसमें स्टिचेस लगा सकते हैं? नहीं, वुंड को ओपन छोड़ेंगे सब, ओपन छोड़ेंगे और उसको बताएंगे कि आप टीटी और ARV एंटी रेबीज जो वैक्सीन है उसको लगवाएं। क्लियर? क्लियर हुआ? अच्छा, अब मुझे यहाँ ये बताइए, हमने उसे बोला कि ARV लगवाएं, एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं, समझ में आता है। तो पहली बात मुझे ये बताइए, रेबीज अगर हो जाएगा तो वो किस सिस्टम को अफेक्ट करेगा? नर्वस सिस्टम को। वेरी गुड। ठीक, इसके अलावा हम उसे टिटनिस क्यों लगा रहे हैं? तो उसको टिटनिस भी उसे हो सकता है। क्लियर? इसीलिए हम टिटनिस का भी इंजेक्शन साथ में लगा रहे हैं कि टिटनिस टॉक्साइड का भी लगवा लो, कि ARV और टिटनिस लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं कि कहीं उसे टिटनिस ना हो जाए। ठीक है? क्लियर हुआ इतना? सर, डॉग को 10 दिन तक ऑब्जर्व करने का वो मुझे समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? ऑब्जर्व किया जाता है? देखो, इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है। मान लीजिए किसी कोई डॉग है जिसने किसी पर्सन को बाइट किया है। क्लियर? जैसे ही उसको बाइट किया है तो अगर उस डॉग को रेबीज होगा तो 10 दिन के अंदर उस डॉग की डेथ हो जाएगी। क्लियर?
इसीलिए हमें उसे ऑब्जर्व करके रखना होता है। अगर 10 दिन तक वो कुत्ता जिंदा रहता है, उसे उसकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी डेथ नहीं होती, और तो उसके बाद हम समझ जाएं कि उसे रेबीज नहीं था और आपको भी नहीं होगा। लेकिन तब भी हम प्रिकॉशंस के फॉर्म में तब भी हम पूरा ट्रीटमेंट, पूरे डोजेज, बाकी का सब हम प्रोसेस के लिए करते हैं, है ना। सर वो काटता है तो उसके बाद उसको 10 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है, ऐसे जरूर? हाँ, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर। क्लियर। कहते हैं कुत्ता पागल हो गया। जैसे ARV के कितने डोजेज होते हैं टोटल? ARV होते हैं? नहीं, देखो गुप्ता जी, ARV में क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। ARV 2 रूटों में आने लगा है आज के टाइम पर, एक इंटरडर्मली और एक IM। क्लियर। अब जो अभी तो नॉर्मल कुत्तों में भी पाया जाता होगा ना? हाँ, उसमें ही पाया जाता है। अगर हमारा जो डोमेस्टिक, अगर कोई, जरूरी नहीं है डॉग के काटने से ही हो, ये क्लियर याद रखें, एनिमल की बात कर रहे हैं हम। क्लियर। लेकिन एनिमल्स में सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी है, किस एनिमल की है? डॉग की। क्लियर हुआ इतना? ओके। तो इसमें क्या है कि जैसे जो 2 टाइप का ARV आता है, एक इंटरडर्मली और एक IM। ठीक। अब जो इंटरडर्मली है उसके 4 डोज रहते हैं और जो IM है उसके 5 डोज रहते हैं। क्लियर हुआ इतना? सर एक चीज और बताओ। हाँ, अपन 10 दिन के लिए वॉच क्यों करते हैं कुत्ते को? मतलब ऐसा उसका क्या वो है? मीन्स अगर कुत्ते को रेबीज होगा तो कुत्ते की डेथ हो जाती है। हाँ, अगर उसको रेबीज नहीं है तो उसकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि उसने आपको काटा तो उसे भी तो रेबीज, उसको रेबीज था, वो उसको भी हो जाता है साथ में, उसकी सलाइवा में पाया जाता है, उसके बॉडी में नहीं पाया जाता रेबीज वायरस। समझ में आया? हाँ, इसमें दे भी रखा है ना 1 वीक के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। हाँ, इसीलिए हमें क्या है, उसे इसमें 1 वीक लिखा है, लेकिन जो 10 डेज माने जाते हैं सही से, तो 10 दिन तक हमें ऑब्जर्व करना होता है कि कहीं कुत्ता मर तो नहीं गया। देखा है आप कभी डॉक्टर के पास जाना, या तो सबसे पहले वो डॉक्टर यही पूछता है कुत्ता कैसा था, घरेलू या मतलब वैसा। उसके बाद आप कैसा है, वो कम से कम उसे देख कर रखना है 1 हफ्ते 10 दिन तक, देखना कि वो क्या कर रहा है ना। क्लियर? हाँ, क्लियर हुआ इतना? चलिए अब आगे बढ़े। मर जाता है तो क्या होगा? मर जाता है तो इसका मतलब ये है आपके लिए टेंशन हो गई, जिसको काटा है उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन है। मीन्स कुत्ते को रेबीज था, और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपको रेबीज हो सकता है, और रेबीज के कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। क्लियर? सर 0, 3, 7, 14, 28 ये रहता है ना? हाँ गुप्ता जी, वाह, मजे बांध दिए, यही रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए क्या है, ससेप्टिबिलिटी टू फिजिकल एंड केमिकल एजेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेबीज वायरस। अब जो रेबीज वायरस है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। द रेबीज वायरस इज हाईली रेसिस्टेंट अगेंस्ट कोल्ड, ड्राइनेस एंड डेकाय। तो ये रेबीज वायरस है वो हाईली रेसिस्टेंट रहता है, किसके अगेंस्ट रहता है? कोल्ड, ड्राइनेस और डिकाय। डिकाय का मीन्स होता है सड़ना, है ना। नेक्स्ट, इन कैडावर्स इट रिमेन्स इन्फेक्शियस फॉर वीक्स। और ये जो एनिमल्स के अंदर कब तक इन्फेक्शियस रहता है? वीक्स तक, फॉर वीक्स तक, ठीक है। एंड दिस वायरस इज हाईली थर्मोलाइबल विथ अ हाफ लाइफ ऑफ approximately 4 hours at 40 to 35 seconds at 60 डिग्री सेल्सियस। और जो रेबीज वायरस है वो हाईली क्या है, थर्मोलाइबल है, मींस थर्मल जो हीट है उसमें लाइबल है, उसमें अच्छे से जिंदा रह सकता है। ठीक। और इसकी जो हाफ लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल कितनी होती है? 4 hours होती है। कितनी होती है? वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? 4 घंटे, 40 डिग्री से। और अगर वही 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बात करें तो कितनी रहेगी इसकी हाफ लाइफ साइकिल? 35 सेकेंड। क्लियर? एंड द सीरम प्रोटीन्स एंड अदर
चैलेटिंग एजेंट्स डिमिनिश थर्मल इनएक्टिवेशन, और जो सीरम प्रोटीन है और अदर जो एजेंट्स है वो जो थर्मल जो है थर्मल मीन्स हीट के कारण क्या हो जाता है, इनका जो एक्शन है, इनके जो एक्टिवेशन है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाते हैं ना। मीन्स ये कैसे हो जाते हैं, कम हो जाता है, इनका जो एफिकेसी है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। एंड इन ब्रेन टिश्यू एट रूम टेम्परेचर इट कैन सर्वाइव अप टू 1 to 2 weeks। और अगर ब्रेन टिश्यू में देखा जाए तो ये रूम टेम्परेचर पर कितने टाइम तक जिंदा रह सकते हैं वहां पर, 1 to 2 weeks तक जिंदा रह सकते हैं। ससेप्टिबिलिटी बात कर रहे हैं फिजिकल और केमिकल एजेंट्स में जो ये वायरस है वो कितने टाइम तक कहां पर जिंदा रह सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, it is also susceptible to the action of oxidizing agents, most organic solvents, surface acting agents and quaternary ammonium compounds, proteolytic enzymes, ultraviolet rays and x-rays rapidly inactivated rabies virus। और ये जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हैं, एंजाइम्स हैं, एक्सरे रेज हैं, ये क्या करती हैं, वायरस को इनएक्टिवेट कर देती हैं। मींस इसकी जो इफेक्ट है, प्रभावित है, उसको कम कर देती है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव is against rabies virus because of their lipid eliminating property which destroys the outer covering of the virus। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई डॉग बाइट वाला आता है तो हम उसे बोलते हैं इसको अच्छे से डिटॉल या इसके साबुन को लेकर अच्छे से इसको 15 से 20 मिनट तक वॉश करें, धोएं, है ना, बोलते हैं कि नहीं। हेलो, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सोप और डिटर्जेंट्स होते हैं वो हाईली इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट द रेबीज वायरस। रेबीज वायरस के अगेंस्ट हाईली इफेक्टिव रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जब ये कांटेक्ट में आता है सांस का तो इसका जो लिपिड होती है, लिपिड जो होती है वो क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। आउटर जो कवरिंग होती है रेबीज वायरस की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसके कारण जो वायरस है वो भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, या उसकी जो इफेक्टिविटी है वो कम हो जाती है। क्लियर, क्लियर हुआ इतना। ओके, अब देखिए एपिडेमियोलॉजी देखते हैं कि वर्ल्ड में रेबीज का क्या स्टेटस चल रहा है। तो देखिए, रेबीज वायरस इज प्रीडोमिनेटली द नर्वस सिस्टम एंड किल्स द होस्ट इन शॉर्ट पीरियड आफ्टर इट हैज एंटर्ड द नर्वस सिस्टम। क्या बताया इसने कि रेबीज वायरस जैसे ही एंटर होता है नर्वस सिस्टम के अंदर वो होस्ट को किल कर देता है कुछ ही टाइम पीरियड में, शॉर्ट टाइम पीरियड रहता है आफ्टर द एंटर द नर्वस सिस्टम। जैसे ही वो नर्वस सिस्टम में एंटर होता है उसके ही 10-15 दिन में ही क्या हो जाती है, पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। बिफोर दैट from the brain virus reaches salivary glands and it excreted in saliva। और डेथ से पहले जो ये रेबीज वायरस है वो ब्रेन में होते हुए कहां पर पहुंच जाएगा, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाएगा और सलाइवा से क्या होगा, वो एक्सक्रीट होगा, बाहर निकलने लगेगा। क्लियर। The saliva gains entry into another host through a pre-existing breach in skin when where leaking or contamination is adequate or the bite of the rabid animal creates a mechanical breach of skin through which the rabies virus gains entry। और रेबीज वायरस कैसे जा सकता है, या जो वायरस जो व्यक्ति है उसकी सलाइवा से होते हुए या फिर इसके अलावा जो उसके जो जहां पर चोट लगे वहां। और आप जब उसे वॉश कराओगे तो आपको हाथ में ग्लव्स पहनना है कि नहीं। मान लीजिए आप किसी कोई डॉग बाइट है और कोई इसके साथ नहीं है, आपको ही वॉश कराना है, आपने बिना ग्लव्स पहने आपने उसको अच्छे से वॉश कर दिया, पता चला आपके उंगली में या कहीं भी हाथ में पहले से कोई कट था, कोई चोट है जो अभी हील नहीं हुई है, तो उस टाइम पर क्या होगा, वायरस हमारे अंदर। वेरी गुड, ये चीज रहेगी। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप उसे वॉश कराएं साबुन से, चाहे उसका कोई अटेंडर हो कोई भी हो, तो वो ग्लव्स पहनकर वॉश कराए। ठीक है। नेक्स्ट,
Virus may be present in the saliva for many days before clinical signs appear and it may be steadily or intermittently secretes until just before death. और ये क्या होता है, जो वायरस होता है वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा निकलता है, क्लिनिकल जो साइन सिम्टम्स है वो शो होते हैं तब तक, और कब तक ये निकलता है, जब तक कि उस व्यक्ति की, उस पर्सन की क्या नहीं हो जाती, डेथ. Report of preclinical periods of virus secretion in saliva range from 3 days in cats. अब देखिए किस किस में कितने दिन तक, अगर काटने के बाद कितने दिन तक सलाइवा रहेगा, सलाइवा में जो है क्या रहेगा, जो वायरस है वो रहेगा. 3 days in cats, 14 days in dogs. Infection has been documented in personal receiving corneal grafts and organs from rabies cases. ठीक है, और डॉग में ये कितने दिन तक रहता है, 14 डेज तक. इसीलिए हम उसे 10 दिन तक ऑब्जर्व करें कि 10 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो चलो ठीक है, आप कुछ नहीं होगा. क्लियर? ओके. अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की. क्या है, ऑन एंटरिंग इनटू ह्यूमन बॉडी rabies virus multiplies at local site of inoculation prior to its spread towards brain via the nervous. और जो वायरस है रेबीज वो नर्वस सिस्टम या ब्रेन में पहुंचने से पहले किसके द्वारा एंटर होगा, कहां से एंटर होगा, सिस्टम से ब्रेन तक. ब्रेन में कैसे पहुंचेगा, ब्रेन में पहुंचेगा तो जब स्किन से होगा, लोकल साइट में हमारे स्किन में कहीं उसने काटा है, जो उसके दांत, उसके जो डॉग या कोई भी जो एनिमल है उसके दांत जो टीथ हैं वो किस हमारी स्किन के अंदर क्या हो गए हैं, चले गए हैं, धस गए हैं, घुस गए हैं, उसी के द्वारा तो फिर वो ब्लड में, ब्लड के थ्रू वो तक जाएगा. हेलो, सभी लोग आ गए, स्टार्ट करें हम अपनी क्लास. ओके चलिए. ठीक, तो ये किसके द्वारा कैसे हमारी बॉडी में एंटर होता है, पहले हमारी स्किन में हमारी जो लोकल साइट है वहां से ये इनॉक्यूलेशन के थ्रू जाएगा कि नहीं अंदर. इनॉक्यूलेशन का मीन्स होता है चुभना, ठीक है, स्किन के थ्रू अंदर जाना. क्लियर? और ये क्या करेगा, फिर स्प्रेड होगा ब्रेन से नर्वस सिस्टम में. ठीक है, विद इन द ब्रेन वायरस स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू कॉन्टेजियस सेल्स. ठीक, और ये क्या होता है, एक जो इन्फेक्ट वायरस है वो क्या करता है, जो हमारी सेल्स है उनको कॉन्टेजियस करता है, उनमें फैलता है. देयर मे बी रीजनल डिफरेंसेस इन द इंटेंसिटी विथ विच एरियाज ऑफ ब्रेन बिकम इन्फेक्टेड. और ये डिपेंड, यह भी निर्भर करता है कि ये जो रेबीज वायरस है वो ब्रेन के किस एरिया में इफेक्ट कर रहा है, किस एरिया में ये इन्फेक्ट कर रहा है. The main areas affected the usually the cerebellum, hypothalamus, hippocampus and scattered neurons in the reticular formation. और ये मेनली ब्रेन के किस एरिया में किस भागों को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस,
हिपोकैम्पस एंड जो स्केटर्ड जो न्यूरॉन्स होते हैं जो दूर दूर भी पाए जाते हैं उनको भी ये क्या करता है, प्रभावित करता है। द मूवमेंट ऑफ द वायरस इज एक्सट्रीमली स्लो विच रिजल्ट्स इनटू अ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। और इस वायरस का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, फास्ट या स्लो? हेलो, इस वायरस का जो मूवमेंट कैसा होता है, स्लो होता है। और स्लो मूवमेंट के कारण क्या करता है, ये लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड को भी दिखाता है ना, इसीलिए इसमें 14 दिन तक का भी समय लगता है। क्लियर? This fact helps in initiating immune prophylaxis even after the causative agent has invaded by the body। और जैसे ही ये इन्वेड होता है हमारी स्किन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारा जो इम्यून प्रोफाइलैक्सिस है वो भी दिखने लगता है। मींस इम्यूनिटी सिस्टम में भी वो जो उतार चढ़ाव है, इम्यून रिफ्लेक्स जो प्रोफाइलैक्सिस है वो भी शो होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो रेबीज वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का बताया गया है? 30 to 19 डेज। और हमें डॉग को कितने दिन तक ऑब्जर्व करना चाहिए? 10 डेज। अब 30 to 19 डेज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। ठीक है, एंड द फैक्टर्स विच में इन्फ्लुएंस द लेंथ ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड इंक्लूड द साइट ऑफ बाइट, द अमाउंट ऑफ वायरस इन द सलाइवा ऑफ द बीइंग एनिमल एंड द वायरस स्ट्रेन एंड द एज एंड इम्यून स्टेटस ऑफ द विक्टिम। और कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिनके कारण जो रेबीज वायरस है इसमें क्या हो सकता है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो प्रभावित हो सकता है। किन किन तरीके से? एक तो साइट क्या है, जो बाइट किया है वो किस साइट पर किया है, मीन्स उसने सिर्फ स्क्रैचेस आए हैं या फिर उसके दांत अंदर तक बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरा कितनी अमाउंट में जो वायरस है उसकी सलाइवा में कितनी अमाउंट ऑफ वायरस पाया जा रहा है जो वायरस उसके पर्सन की बॉडी में एंटर हुआ है। नेक्स्ट, जो वायरस का कौन सा स्ट्रेन पाया जा रहा है। नेक्स्ट, एज कितनी है पर्सन की, इम्यून स्टेटस कैसा है उस पर्सन का, व्यक्ति का। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिनके कारण जो क्या होता है, जो इन्फ्लुएंस रेट है या फिर जो इंक्यूबेशन पीरियड है और रेबीज वायरस का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो कम ज्यादा हो सकता है। क्लियर? It is shorter in case the bite is closer to brain and massive dose of virus। और ये इसका जो शॉर्टर केस कब होता है, अगर उसने ब्रेन के आसपास, कान पर, गाल पर और ब्रेन के आसपास कहीं काटा है तो इसका जो पीरियड रहेगा वो शॉर्टर रहेगा, है ना। क्लियर? नेक्स्ट, massive dose of virus has been inoculated। Incubation period as short as 10 days and as long as 2 years have been reported। और इसका पीरियड कम से कम कितने से लेकर ज्यादा से ज्यादा कितने तक हो सकता है? कम से कम 10 दिन। और हम डॉग को कम से कितने दिन तक कर सकते हैं, वह कितने दिन तक ऑब्जर्व करते हैं? फिर क्लियर वही बात हो गई, 10 डेज। और ज्यादा से ज्यादा, और नॉर्मल कितना रहता है इंक्यूबेशन पीरियड? 30 to 90 days। ठीक है, हर प्रकार का जो आपको इंक्यूबेशन पीरियड पता चल गया। ओके, अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या है मैन एंड और एनिमल के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा हमें। ठीक, अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है कि किस डिजीज में हाइड्रोफोबिया हो जाता है? रेबीज में। चलिए देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स मैन और एनिमल के अंदर क्या रहेगा। द फर्स्ट सिम्टम टू अपीयर मे बी पेन एंड टिंगलिंग इन द अफेक्टेड लिम्स स्पेशली अराउंड द साइट ऑफ बाइट। क्या क्या होता है? दर्द हो सकता है वहां पर, और जिस हाथ या पैर में काटा है, और उसमें क्या हो सकती है? टिंगलिंग। टिंगलिंग का मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? क्या हो सकता है? हाँ, झुनझुनाहट। ठीक है, क्या हो सकती है? झुनझुनाहट। क्लियर? नेक्स्ट,
Hydrophobia is the best known symptoms of this disease and the path genomic for rabies. और अगर रेबीज हो गया है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, चाहे वो एनिमल हो, चाहे व्यक्ति हो, पर्सन हो, ह्यूमन हो, उसमें क्या सिम्टम हमें देखने को मिलेगा? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में किस चीज से डर लगता है? पानी से डर लगता है, जिसको हिंदी में ज्वलांतक वो, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया जो है वो देखने को मिलेगा। क्या सिर्फ ये जो व्यक्ति को काटा है उसमें ही देखने को मिलेगा या फिर एनिमल में भी देखने को मिल सकता है? बताइए। जीनोमिक रेबीज। हाँ, पहले ये बताइए, ये किस किस में देखने को मिलेगा? सिर्फ इन्फेक्टेड पर्सन में या फिर एनिमल में भी? दोनों में। वेरी गुड, दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। बेस्ट नो सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज एंड इज पाथ जीनोमिक फॉर रेबीज। पाथ जीनोमिक फॉर रेबीज का मीन्स होता है कि ये एक जीनोमिकल या फिर एक, ये समझ लो, ये इसका मेन फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक है जो रेबीज वायरस के अंदर पाया जाता है। क्लियर? कोई भी रेबीज वायरस का कोई भी स्ट्रेन हो, अगर रेबीज वायरस है तो उसमें हाइड्रोफोबिया देखने को मिलेगा। क्लियर? क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्योंकि रेबीज वायरस में क्या होता है, ये क्लिनिकल सिम्टम्स है जो देखने को मिलता है, जिसके क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि अगर वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट है, जिसमें मैंने आपको कुछ पार्ट्स बताए थे, सेरिबेलम, हिपोकैम्पस, उनको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, वो ऐसे पेशेंट को पानी से डर लगने लगता है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट। Hydrophobia is usually the only neurological abnormality found in patient presenting with furious rabies. समझ में आया? हाइड्रोफोबिया यूजुअली किस प्रकार की एक न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी होती है कि नहीं, जिसके कारण उसे क्या होता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। क्लियर? और जो रेबीज वायरस है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। It is due to a violent jerky contractions of the diaphragm and accessory muscles of inspiration that is triggered by the patient's attempts to swallow liquid and by a variety of other stimuli such as strong current of air, loud noise and bright light. और इसके साथ ही क्या होता है, जो पेशेंट है उसमें violent jerky contractions देखने को मिलते हैं। ठीक, जर्क मीन्स होता है क्या करना, झटके जिन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। वॉयलेंट जर्की कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिल सकते हैं डायफ्राम और एसेसरी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनमें ये देखने को मिल सकते हैं। साथ में पेशेंट्स क्या कर सकता है, किसी भी लिक्विड या सलाइवा को क्या कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है, स्वेलो कर सकता है, निगल सकता है, और ये स्ट्रांगली देखने को मिलते हैं किसी के भी कारण, जैसे कि लाउड नॉइज, ब्राइट लाइट, जिसके कारण क्या हो सकता है, उसे कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है उसकी मसल्स में। ठीक है। हाइड्रोफोबिया इज यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विथ पेन इन नेक और थ्रोट। हाइड्रोफोबिया का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उसके साथ ये सिम्टम्स साथ में शो होते हैं कि उसकी गर्दन में या फिर उसके थ्रोट में, गले में दर्द हो। क्लियर? क्योंकि ये किस प्रकार की डिजीज है, ये किस प्रकार की एबनॉर्मलिटी है, मस्कुलर है या फिर न्यूरोलॉजिकल है? न्यूरोलॉजिकल है, तो इसमें मस्कुलर तो पेन तो होगा नहीं। ओके, गले में और गर्दन में पेन नहीं होता। It is also not a conditioned reflex caused by aspiration of liquid into trachea, और also not a conditioned reflex, और एस्पिरेट भी, जो लिक्विड है उसका एस्पिरेट भी नहीं करता है ट्रैकिया में। एस्पिरेशन जो होता है ना पेशेंट के अंदर, ओके, मीन्स इसकी गर्दन और नाक, गर्दन की जो मसल्स हैं और ना नेक की जो थ्रोट की मसल्स हैं वो तो सही से काम करेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक, लेकिन ये एक जो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी हाइड्रोफोबिया, जो मेन फीचर्स सिम्टम्स है रेबीज का। ठीक, बिफोर द अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोफोबिया रेबीज नीड्स टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर क्लिनिकल कंडीशंस। इनिशियली पेशेंट में हैव सिम्टम्स सच एज, और क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है, लॉक जॉ,
एनसेफेलाइटिस, हिस्टीरिया, ये भी हमें देखने को मिल सकता है किसके अंदर? रेबीज के पेशेंट के अंदर। क्लियर? लॉकजॉ, लॉकजॉ में क्या हो जाता है? लॉकजॉ, हाँ हिस्टीरिया बता रहा हूं, है ना। लॉकजॉ और किस में देखने को मिलता है? और किस में देखने को मिलता है लॉकजॉ? टिटनेस में। इसके अलावा हमें रेबीज में भी देखने को मिल सकता है। एनसेफेलाइटिस, ये भी क्या? हाँ मेनिंजियस लेयर, तो वहां पर भी देखने को मिलता है। हिस्टीरिया एक साइकोलॉजिकल क्या है? एक डिजीज है। कैसी डिजीज है ये? साइकोलॉजिकल डिजीज है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया में क्या होता है? किसी भी चीज का रिपीटेशन करता है और वो उसी चीज को बार बार याद करता रहता है, उसी को फॉलो करता है बार बार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लेटर पेशेंट डेवलप्स, और क्या क्या देख सकता है पेशेंट में? पैरालाइटिक फेज हो सकता है, पैरालाइटिक फेज विच इंक्लूड्स एक्यूट पोलिन्यूराइटिस हो सकता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं, डिलीरियम देखने को मिल सकता है, ट्रिमर्स आ सकते हैं, रेबीज पोस्ट वैक्सीनेशन एनसेफेलोमाइलाइटिस हो सकता है। ये भी कुछ डेवलप हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं लेटर पेशेंट में। क्लियर? हेलो, अब देखिए रेबीज इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो रेबीज होता है तो क्या देखने को मिला? क्लिनिकल फीचर्स इन डॉग, डॉग के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? आफ्टर अ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अराउंड 3 months, रेंज 10 days to 6 months, डॉग में मैनिफेस्ट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स गिवन बिलो। तो ये कुछ फीचर्स भी जो है वो देखने को मिलेंगे डॉग में, और ये पीरियड कितना रहता है इसका? 3 months या फिर 10 दिन से 6 महीने तक। तो देखिए क्या क्या देखने को मिलता है। चेंज इन बिहेवियर ऑफ डॉग, डॉग इन बार्क टोन, चेंज इन फीडिंग हैबिट्स, जो डॉग है उसके जो उसमें उसके जो बिहेवियर में क्या देखने को मिलेगा हमें? उसके व्यवहार में देखने को मिलेगा, किसी पर भी भौंकेगा, किसी को भी काटेगा, उसके भौंकने की आवाज बहुत टोन अलग हो जाएगी, उसकी फीडिंग खाना खाने की हैबिट्स कैसी हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। एनिमल में गो ऑफ फीड एंड ईट एबनॉर्मल ऑब्जेक्ट्स, और वो क्या करेगा? किसी भी एबनॉर्मल जो ऑब्जेक्ट है, लकड़ी पत्थर, है ना, किसी को भी क्या करेगा? काटने की कोशिश करेगा, है ना। नेक्स्ट, मे डेवलप फीवर, वॉमिटिंग, एक्सेसिव सैलाइवेशन, पैरालिसिस ऑफ लोअर जॉ, एंजाइटी, रेस्टलेस एंड कन्वल्जन्स। ये देख लो, ये किस में देखने को मिल रहे हैं हमें? रेबीज, रेबीज किसके अंदर? एनिमल या डॉग, डॉग के अंदर। ठीक है, मीन्स उसको फीवर हो सकता है, उल्टी कर सकता है, एक्सेसिव सलाइवा और सीक्रेशन हो सकता है, लोअर जो में पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है, उसे भी एंजाइटी हो सकती है, थका थका सा रह सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, कन्वल्जन्स आ सकते हैं उसे भी। ठीक है, पैरालिसिस लीडिंग टू डेथ विद इन 5 to 7 days ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज। फिर क्लियर हुआ कुछ? क्लियर हुआ? उसको कितने दिन में डेथ हो जाएगी? हाँ, और देयर इज नो हाइड्रोफोबिया इन एनिमल्स, और कभी कभी जो एनिमल्स है उनमें क्या देखने को नहीं मिलता है? अगर एनिमल्स में देखने को नहीं मिल रहा तो किस में मिलेगा फिर? पेशेंट में। क्लियर? नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स इन कैट्स एंड कैटल्स। अभी हमने डॉग के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कैट और कैटल्स जो रहते हैं उनके बारे में। तो रेबीज कैट्स शो एक्सट्रीम एग्रेसिवनेस, ग्रेट सेंसिटिविटी टू टच एंड वॉइस, प्रोफ्यूज सलाइवेशन एंड मे अटेम्प्ट टू अटैक डॉग और मैन। अगर ये कैट और कैट में देखने को मिलेगा तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? एग्रेसिवनेस दिखेगी। कैट कैसी दिखेगी? एग्रेसिव का मतलब? हाँ, ग्रेट सेंसिटिविटी टू टच एंड वॉइस, आवाज सुनकर मतलब उसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, किस किस के प्रति? टच और वॉइस के प्रति, साउंड के लिए। साथ में ही सलाइवेशन होगा उसके अंदर,
उसके जीभ से लार निकलेगी, सलाइवा होगा, एंड मे अटेम्प्ट टू डॉग, और वो किस पर अटैक करने की कोशिश करेगी, डॉग पर या किसी भी मैन पर। क्लियर। इन कैटल, कैटल के अंदर देखिए, रेबीज इज मैनिफेस्टेड एज एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी, और पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी पर क्या हो जाएगा, मूवमेंट एबनॉर्मल देखने को मिलेगा कैटल के अंदर। फॉर्मी येलो फ्रोथी फ्रॉम माउथ, और मुंह से झाग जैसा निकलेगा, एंड डिक्रीज इन येल्ड और मिल्क, और मिल्क के जो मिल्क जो सीक्रेशन है उसका प्रोडक्शन भी कैसा देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। और मिल्क ऑफ रेबीज कैटल हैज बीन शोन टू हैव वाइबल रेबीज वायरस, इट इज इंजेस्टेड इन रॉ फॉर्म, may require post exposure treatment in those individuals who have ulcer or abrasions in mouth or pharynx। क्या हो गया, हाँ बोलो बोलो बोलो। सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बिल्ली से भी हो सकता है, एनिमल्स की बात हो रही है। अब कैटल्स की बात करें, अगर कोई कैटल है जो अगर मिल्क, जो कोई ऐसा कैटल है जिसका मिल्क हम ले रहे हैं जो रेबीज है ना, मिल्क ऑफ रेबीज कैटल हैज बीन शोन टू हैव वाइबल रेबीज वायरस एंड इट हैज इंजेस्टेड इन रॉ फ्रॉम मे रिक्वायर पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट, और ऐसा कोई एनिमल है जिसमें जो रेबीज है उसको और उसके जो मिल्क है उसमें ले रहे हैं तो उसमें रेबीज वायरस अगर दिख रहा है, और साथ में ही क्या रहेगा, उसके जो जो एनिमल है उसके मुंह में क्या दिखेंगे, छाले देखने को मिलेंगे। हमें क्या देखने को मिलेगा, छाले देखने को मिलेंगे। सेलिब्रेशन करेगा, उसके मुंह से सलाइवा निकलेगा बहुत सारा, है ना। उसके पीछे का पोस्चर है उसमें पैरालाइसिस टाइप में मिलेगा देखने को हमें, उसके मुंह से फ्रूटी झाग निकलेगा येलो कलर का। क्लियर। अदरवाइज द गैस्ट्रिक जूस डिस्ट्रॉयज द रेबीज वायरस, और जबकि देखा जाए जो अदरवाइज, और इसके साथ ही क्या है, जो जो हम क्या है, जो गैस्ट्रिक जूस है वो वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। पाश्चराइजेशन एंड कुकिंग ऑल्सो किल द वायरस। हाँ बोलो। अल्सर है ना, अल्सर और ऑपरेशन जो हाँ जो मिल्क पिएगा उसको हो जाएगा कि पशु को हो जाएगा? पशु के मुंह में देखने को मिलेंगे। अच्छा पशु को मिलेगा, हाँ ठीक है। ठीक, मीन्स क्या बोला, मिल्क ऑफ रेबीज कैटल हैज बीन शोन टू हैव वाइबल रेबीज वायरस एंड इट्स इंजेक्शन ऑफ रो फॉर्म में रिक्वायर पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट इन दोज इंडिविजुअल्स। हाँ ये क्या बोल रहा है, सुनो सुनो, ये बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा कैटल है जिसका मिल्क, उसको रेबीज है, उसका मिल्क अगर हम यूज कर रहे हैं, और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट लिया हुआ है उसने रेबीज का, किसका, हेलो, मान लीजिए किसी को कुत्ते ने काट लिया था, उसने रेबीज के इंजेक्शन लगवा लिए हैं। क्लियर। उसके बाद अगर वो किसी ऐसे कैटल का मिल्क पीता है, मिल्क लेता है जो कैटल को क्या है, रेबीज है ना, पोस्ट ट्रीटमेंट इन दोज इंडिविजुअल हु हैव अल्सर और एब्रेशन इन माउथ और फेरिंग्स, तो उसके माउथ में और उसके फेरिंग्स में क्या देखने को मिल जाएंगे हमें, अल्सर। क्लियर हुआ, विचित्र तुम्हारा सही था। ओके क्लियर हो। ओके ओके। एंड द पाश्चराइजेशन एंड कुकिंग ऑल्सो किल द वायरस, और इसके अलावा जो रेबीज वायरस है वो किस तरीके से किल किया जा सकता है, पाश्चराइजेशन और कुकिंग के, मतलब कुकिंग मीन्स वही बॉइलिंग करना, मिल्क को पाश्चराइजेशन के दो मेथड होते हैं, एक फ्लैश मेथड और होल्डर मेथड। ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि रेबीज वायरस को किन मेथड के थ्रू हम किल कर सकते हैं। ऑप्शन ए, सुनते जाइए, सुनते तो जाइए, है ना, किन मेथड के थ्रू हम रेबीज वायरस को किल कर सकते हैं। ऑप्शन ए, यूज ऑफ, अरे ये स्पीकर म्यूट कर लो, कौन है, ठीक। ऑप्शन ए was the bitten area by the animals
विद द सोप, ठीक है, साबुन के द्वारा काटे गए भाग को साफ करके। ऑप्शन बी पाश्चराइजेशन के द्वारा। ऑप्शन सी बोथ। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बोथ। बोथ, दोनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। क्लियर? जी सर। ओके, चलिए अब ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में रेबीज के लिए क्या ट्रीटमेंट है, ठीक, किस प्रकार का ट्रीटमेंट है जो ह्यूमंस में हम करते हैं रेबीज के लिए, ठीक। हेलो, क्लियर हुआ इतना?